तो संदीप जी, आपने अपने वेल्थ को 100x कैसे बनाया और लोग कैसे बनाए? बहुत सारे ट्रेनर कोच बोलते हैं कि 10 गुना सोचो, 50 गुना सोचो, 100 गुना सोचो। मैं लोगों को बोलता हूँ मत सोचो, खाली ये सोचो कि आप अगर 1 लाख बना रहे हो तो 1.5 लाख कैसे बना सकते हो। जैसा सोना चांदी बढ़ रहा है, आपको सोने चांदी का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कैसा दिखता है? रियल पैसा जो है ना वो, देखो आप पैसा बनाते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेकिंग मनी इज वन पार्ट ऑफ द गेम। अनदर पार्ट ऑफ द गेम इज मैनेजिंग मनी, सेविंग मनी, मल्टीप्लाइंग मनी, प्रोटेक्टिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग। पैसा बनाना एक कला है जो आपको 25 साल में बताया गया। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, बना बनिए, लेकिन कभी आज तक आपको 20 साल के एजुकेशन में बताया गया है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने लोन लिया हुआ है, तो लोन लेने का सही फॉर्मूला या सही तरीका क्या होता है? तो इसके 2 पहलू है कि वो गुड डेट है, बैड डेट है। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आप लोन लेना है तो हमेशा ये याद रखो कि वो अगर अपने कंजम्पशन के लिए लेना है ना, और आप उसमें क्रिब क्राई कंप्लेन नहीं कर रहे तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी बोलते हैं कि भाई गिल्ट फ्री खर्चा करो। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चित्रेश जी फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत धन्यवाद आपका। तो संदीप जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। लोग से अक्सर हमने सुना है कि फ्रीडम होनी चाहिए लाइफ में, है ना? 40 की उम्र में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, या हम बैठे रहें और पैसा आता रहे। ऐसे बहुत सारे जुमले हमने सुने हैं। आपकी नज़र में फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं और इसे अचीव करने के लिए आपने क्या क्या किया? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपको जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो, जहाँ करना चाहो वो कर सकते हो, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े, और टाइम का फ्रीडम हो, लोकेशन का फ्रीडम हो, पीपल का फ्रीडम हो, और मनी का फ्रीडम तो हो ही। तो जब आप फाइनेंशियल सिक्योर कर लेते हो अपनी ज़िंदगी को, मान लेते हैं कि खाना पीना दाल चावल बढ़िया चल रहा है, इसके बाद में आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा सेव कर लिया है, शादी के लिए पैसा सेव कर लिया, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव कर लिया, इसके बाद में 3-4 जो बड़े बड़े ड्रीम्स थे आपके, विला लेना है या BMW लेना है या फिर ट्रैवल करना है विदेशों में, इन सब चीज़ों के लिए भी अगर आपके पास पैसा है तो आप उस सिचुएशन में फाइनेंशियली फ्री हो। तो इंडिया में ये फिगर कम से कम 5 करोड़ से लेकर के 9 करोड़ 10 करोड़ के बीच में आएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास तक आप साल का पूरा खर्चा कर लोगे, बहुत है। इसके बाद में आपने घर ले लिया, कार ले लिया, और टाइम फ्रीडम बहुत बेसिकली होना चाहिए। मैंने ये कैसे किया, तो मैंने 2021 आई अचीव्ड माई फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। अब आप सोचो कि मेरी सैलरी 75,000 थी 2020 में, 1.5-2 साल में आई मेड अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 करोड़ रुपीज़। फिर मेरे को समझ में आया कि आई नीड टू क्विट माई जॉब एंड देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी कोचिंग एंड ट्रेनिंग बिजनेस। फिर वहाँ से हमने बढ़िया काम किया, एंड देन पैसा सेव भी करना है धीरे 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 धीरे, ताकि वो आपकी वेल्थ में बना जाए। जब आपका एक्सपेंसेस कम हो जाए जितनी आपकी पैसिव इनकम हो, उस स्टेज को एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो आपके पास जो है उसी से शुरू करो, साइड एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। अब ये जो दूसरी तीसरी चौथी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी उससे ज़्यादा हो जाए, देन यू कैन क्विट अ जॉब एंड देन क्रिएट अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। यही मैंने किया 4-5 सालों में और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसा अभी आपने बोला संदीप जी के 2021 में आपने जॉब क्विट की, इसके पहले आपने SBI के साथ भी काम किया, ICICI के साथ भी काम किया, तमाम बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, एक सेटल जॉब में थे आप। यस। सेटल जॉब से मतलब एम्प्लॉय से आपके मन में कैसे विचार आया कि एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, या कैसे अबंडेंस में जाना चाहिए? तो ये विचार कब आया और क्यों आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विचार तो मेरे को 2007 से ही था, जब मैंने पहली नौकरी शुरू करी थी मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के साथ में, जब मेरी सैलरी 7,500 रुपये थी। और जब 15 साल नौकरी कर लेते तो आपको पता चलता है कि पैसे तो आप बना रहे हो, उतने भी पैसे नहीं, ओनली यू आर रेडी टू सर्वाइव। आप खाली जिंदा रह सकते हो, यू कांट क्रिएट अ मिरेकल। 5 करोड़ 10 करोड़ बना नहीं सकते आप। मोस्ट प्रॉब्ली 99.9% लोग नौकरी से बनकर के इतना पैसा नहीं बना पाएंगे। तो पहली बात तो पैसा बनाने की चाह, और दूसरी टाइम फ्रीडम नहीं था कि हमको सुबह जाना ही है 9 बजे और शाम को 7 बजे आना है ऑफिस से। 10 से 12 घंटे, और ट्रैफिक है तो 2 घंटे कम से कम, आप 12 घंटे तो आप घर से बाहर रहते हो। एंड सैटरडे संडे यू हैव ओनली हॉलीडे। इसके अलावा मे बी दैट अगर आप दूसरी कंट्रीज के लिए काम कर रहे हो तो आपके फेस्टिवल भी आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो बंधा हुआ महसूस होने लगा था। और मैं आता भी ऐसे बिजनेस बैकग्राउंड से जहाँ पर सब लोग बिजनेसमैन थे, तो कहीं ना कहीं ये था कि अपना ही काम करना है। तो इट टुक मी 15 ईयर्स टू रियलाइज दैट वन एंड करेज टू क्विट द जॉब। तो वो तो पहली बात हो गई। दूसरी बात की धीरे धीरे स्टेप, भागना नहीं है, जो आपके पास चल रही है ज़िंदगी उसको चलाते रहो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऐसे करो ताकि आपके 5 साल 10 साल 12 साल के बाद में इतना इन्वेस्टमेंट हो जाए ताकि आपके पास करेज रहे कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। 2021 में जब मैंने नौकरी छोड़ी, तो इसका मतलब है कि 2020 से लेकर के 2021 18 महीने तक मैंने पैसे का सेविंग किया। जो पैसा बिजनेस से बना रहा था, नौकरी से बना रहा था, थोड़ा थोड़ा सेव करके 3 साल का पैसा मैंने अपने घर में अपनी वाइफ को दिया कि 3 साल, अगर मान लेते कि तब खर्चा मेरा था महीने का 60-70
70,000 रुपये रिसेंट खर्चा होता है एक बैंगलोर जैसे शहर में। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कम करोगे तो करीब 8 लाख 9 लाख रुपए हुआ। तो 3 साल का मैंने 20 22 25 30 लाख रुपए के आसपास तक सेव करके रख लिया कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, बिजनेस में मैं सफल ना हो पाया, तो कम से कम 3 साल हमारी फैमिली बढ़िया चलेगी और फिर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ में काम किया कि 1 करोड़ रुपये बनाया, उसमें से जितना टैक्स देना था खर्चा कर निकाल दिया, 25-30 लाख रुपए सेव कर लिया ताकि नौकरी छोड़ने के 3 साल 4 साल के बाद भी हमारा वो कैश चलता रहे। और इस तरीके से प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो हमको लग रहा है कि सब लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ अपने पैशन पे काम नहीं करना है, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ काम करना है। बहुत बढ़िया बात बोली सर। तो संदीप जी, आपने एक बात बोली कि 3 साल का पैसा आपने अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रख लिया या अपनी परिवार को दे दिया कि अब मैं 3 साल रिस्क ले सकता हूँ। तो एक एम्प्लॉय के दिमाग में ये आना, ये माइंडसेट बनना ही बहुत बड़ी बात है। राइट। तो आपने ये कैसे कैलकुलेशन किया कि मैं इतने साल तक अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए यही अमाउंट, इसका कोई आपके पास खाका है, कोई फॉर्मेट है? तो फार्मूला के लिए इसलिए मैंने सोचा क्योंकि अगर आप किसी के बंदे की अभी नौकरी चली जाती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो 3 से 6 महीने का 1 साल का तो इमरजेंसी फंड तो रखना ही रखना है। तो इमरजेंसी फंड इसलिए रख रहा हो क्योंकि आप चाहते हो कि नौकरी निकल गई है या फिर छूट गई है या फिर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई है, निकाल दिया गया है, तो तुम 6 महीने 7 महीने में आप नौकरी छोड़ करके, नौकरी ढूंढ करके दूसरा शुरू कर दोगे काम। लेकिन जब आपका पैशन है कि हम बिजनेस करने वाले हैं, तो देखा गया है, हार्वर्ड भी यही बोलता है कि 1000 दिन लगते हैं किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में। 1000 दिन आपने अगर पढ़ा होगा तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में या ब्रेक इवन आने में। तो मुझे लगा कि 10-12 लाख रुपए की हमारी सैलरी जो थी वो हम 3 साल के आसपास मोटा मोटा हम कवर कर लेंगे। अगर हमने नौकरी के बराबर ही पैसा बनाया तो 12 लाख रुपए मतलब महीने के 1 लाख रुपए, वैसे मैं बनाना लगा था 3-4 लाख रुपए नौकरी में ही। जब मैं बिजनेस करना शुरू कर दिया तो मेरे को लगा कि अगर हम साल भर का 10 लाख बनाते हैं तो 3 साल हम बिजनेस में ऊपर आएगा नीचे आएगा, सारी साइकिल्स देख लेंगे, फेस्टिवल्स देख लेंगे। तो 3 साल का मैंने फंड इस तरीके से सोचा। 1 साल तो आप इमरजेंसी में वैसे भी करते हो अगर आपको नौकरी में दोबारा जाना होता है। मुझे तो नौकरी में जाना नहीं था, तो मैंने सोचा 3 साल का पैसा निकाल के रखते हैं। अगर 10% इन्फ्लेशन से भी कर लिया तो बचेगा करीब 22-23 लाख रुपए ही। तो वो वाला मैंने सोचा। और 3 साल हमारे पास एक्सपेरिमेंट करना है, एक निश पकड़ेंगे, दूसरी निश पकड़ेंगे, छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, सारे कर्म कर देंगे। अब मुझे लगेगा नहीं कर पा रहा हूं मैं, और पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। अगर आप 6 महीने 1 साल का आप इमरजेंसी फंड बनाते हो, 2 साल का बनाते हो, तो आपके दिमाग में रहता है यार अपने को हो सकता है नौकरी में जाना पड़े। लेकिन आप 3 साल इज अ वेरी वेरी डिसेंट, आप पूरी दुनिया में सब कुछ देख लेते हो। आपके छोटे बच्चे भी हैं क्लास 1 में, 2 में, 3 में, तो आपको सब कुछ पता हो जाता है। तो मैंने 1000 दिन का फाउंडेशन बना करके ये पूरा काम किया, और अपना जो घर का खर्चा था उसको भी 20% से इन्फ्लेट करके काम करा। That's how we have formulated this. तो यदि आज किसी की सैलरी 60-70,000 है या मोटा मोटा वो साल में 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो 10 लाख रुपए कमाने वाला बंदा फर्स्ट स्टेप क्या करे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिकोड कीजिए इसको। परफेक्ट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर 10 लाख बंदा कोई बना रहा है, जैसे मेरी ही सैलरी 10 लाख रुपए थी, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा। लेकिन तैयारी मैंने 2007 से करना शुरू कर दी थी। इसका मतलब क्या था, जब मैंने 7,000-8,000 रुपये सैलरी थी तो भी मैं 1,000-2,000 रुपये बचाता था। कोई बड़ा डिसेंट अमाउंट नहीं था, लेकिन 2010-11 में फिर 3,000 किया, फिर 12-13 में 4,000 किया, 5,000 किया, फिर 10,000 किया, 12,000। इस तरीके से सेविंग की हैबिट मैंने 2007 से ही लगाना शुरू कर दिया था। पहला रूल हमारी ज़िंदगी में। दूसरा रूल हमने ज़िंदगी में क्या बनाया कि जो भी मेरे को पैसा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, नौकरी दे रही है, उसको अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा क्या हम एक पैरेलल इनकम स्ट्रीम सीख सकते हैं या स्किल सीख सकते हैं कि नहीं? तो 10% मैंने लास्ट के 20 साल में आज तक कभी नहीं हुआ कि 10% से कम पैसा इन्वेस्ट किया हो और 10% से कम पैसा अपनी पर्सनल एजुकेशन में खर्चा किया हो। मतलब ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पे बोली। 20 साल पहला में। डिसिप्लिन से आपने पैसे को सेविंग किया, राइट। फिर दूसरा 10% हर बार इन्वेस्ट किया अपने फंड में, अपने, हाँ, और 10% आपने इन्वेस्ट किया अपने ये वाले फंड में। ये वाले फंड देखो, जो 10% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा। एजुकेशन में, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में, घर ले लेंगे, कार ले लेंगे, रिटायरमेंट फंड, वो खर्चा हो जाएगा। लेकिन 10% जो मैं आज लगा रहा हूँ वो मेरे को 100 गुना 1000 गुना पैसा देना। और यही लोग भूल करते हैं। आपने अपने एजुकेशन पे लगा, अपने एजुकेशन में, पर्सनल डेवलपमेंट, वे आई कम्युनिकेट, सेल्स, मार्केटिंग सीखना है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, निगोशिएशन स्किल सीखनी है, सेल्स कैसे करना है स्टेज से, ये सारी चीज़ों पर मैंने पैसा लगाया। माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, हीलिंग मॉडलिटीज़ में कितना जाना है, योगा सीखा, जो भी चीज़ें पॉसिबल, रीडिंग कैसे करनी है, किताबें कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है।
टाइम लगता है। 1,000 रुपए की अगर आप पूरे महीने भर में 2 किताबें 3 किताबें खरीदोगे और 3 साल लगातार एक एक 2 किताब लगातार पढ़ते रहोगे हर महीने में, तो आप 3 साल में तो एकदम ज्ञान बन जाओगे और उन्हीं चीज़ों को पैरेलली अप्लाई करते रहो। तो पहला तो ये फार्मूला मैंने लगाया। तो अगर आप 5 साल का बनाना चाहते हो प्लान, तो कम से कम पहले तो ये शुरू करो कि 10% पैसा, अगर 5% भी पैसा सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए ओके, लेकिन अपने ऊपर कभी भी कंजूसी नहीं करना, अपने ऊपर खर्चा करने में, ट्रेनिंग पे, अपने हेल्थ केयर पे और अपने इंटरटेनमेंट पे। इंटरटेनमेंट जो आपको नर्चर करे, पीस ऑफ माइंड लाए। तो ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, हमेशा ऐसे लोगों से ही बात करनी है जो कि आपको आगे भविष्य दिखा पाए। 10 लाख रुपए वाला जो बंदा हमारे बॉस हैं, सुपर बॉस हैं, 12 लाख 15 लाख 20 लाख बनाते हैं, वो खाली नौकरी के बारे में बात करेंगे। अपना सर्किल चेंज करना पड़ता है। ये मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ, स्टेप बाद में बता देंगे। तो स्टेप ये है कि पहले माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट अगर एक बार चेंज हो गया कि मैं 3 से 5 साल में कुछ अच्छा करूँगा। मेरा माइंड ऐसे चेंज हुआ क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ गया 2013 में। 25,000 रुपये की सैलरी में मैं मलेशिया घूमने जाता था। सोचो आप, कैसे पॉसिबल होगा हमको भी नहीं पता। लोन लेकर के जाता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो एक्सपोजर नहीं मिला तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो उस वाली सिचुएशन से निकल करके फिर माइंडसेट बनाया, फिर लोगों से बात करी। तो फिर अब जब माइंड बड़ा हो जाता है, विजन बड़ा हो जाता है, तो फिर लोगों में आप सपोर्ट करते हैं लोगों को, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, फिर उस तरीके से मिलते चले जाते हैं चीज़ें। तो वो हमने काम किया। स्टेप के बारे में बात करें तो सबसे पहले कि किताबें, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड एंड द काइंड ऑफ पीपल यू मीट विल डिटरमाइन दैट हाउ ग्रेट यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन योर लाइफ। सेकंड थिंग कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट चेंज करो। अगर आपको रिच बनना है तो आपको रिच वाली सोसाइटी में जाना पड़ेगा, रिच वाले लोगों से बात करनी पड़ेगी, किताबें वही पढ़नी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट वही करना पड़ेगा। अगर कहीं पर सेमिनार हो रहा है, वेबिनार होता है, वहाँ पर जाओ, समझो, सीखो और ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, द वे दे टॉक, दे स्पीक एंड ऑल दोस्त। स्टेप के बारे में बात करें तो पहले इन्वेस्ट करो, इसके बाद में फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। और एक केन होंडा करके, अभी मैं रिसेंटली जापान गया था 6-7 महीने पहले, तो आई मेट केन होंडा, द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड द हैप्पी मनी। उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी कि आर यू इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर मनी। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने फ्यूचर की मनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर की मनी का मतलब है फ्यूचर की स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं। जो पैसा फ्यूचर में आने वाला है वो करंट स्किल आपकी फ्यूचर पैसा नहीं दे पाएगी। तो आप फ्यूचर में जो स्किल्स गेन करने वाले हो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है आपको। तो मैं 7 स्टेप्स हमेशा बताता हूँ लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद में ही फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकता है। तो सबसे पहला बताता हूँ कि 10% अपना पैसा सेव करो, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 लाख कोई बनाता है, 80,000 रुपये उसकी पॉकेट में आएगा, पीएफ में हटा करके, टैक्स हटा करके 80,000 रुपये में से 10,000 रुपये बचाइए। इसके बाद में 10-12% बचाया ताकि आपके फ्यूचर में काम आ जाएगा। टैक्स बचाइए। तीसरा होता है लोन मैनेजमेंट करो। 30% से ज़्यादा किसी बंदे को भी लोन में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर 30-40% 80,000 रुपये आपके हाथ में है तो 24,000 तक आप 24 से 30 के हज़ार में ईएमआई, क्योंकि अगर आप 80,000 में से 30,000 अगर आप ईएमआई को दे दोगे, 20,000 रुपये आपके टैक्स पे चले जाएंगे, तो 40-50,000 में बहुत डिफिकल्ट है आपको घर चलाना। इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 20-25% जाना चाहिए ताकि आपके बच्चों की फ्यूचर की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर लेना है, कार लेना है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके बाद में 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, कम से कम आज 20 से 30 लाख रुपए का आपके पास में रहना चाहिए। स्टार्ट करो आप 5 लाख से, फिर बढ़ाते रहो। अगर 2-3 साल में तो 10 से 15-20 लाख रुपए का अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आपको पता है कि फैमिली में कुछ अगर आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्लस एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए कम से कम 10 से 20 गुना ऑफ योर एनुअल इनकम। तो अगर मेरी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि प्रोटेक्शन रहे फैमिली का। ये हो गया कि इंश्योरेंस वाला। और लास्ट वाला रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि आप 40 साल में रिटायर होना चाहते हो, 50 साल में, 60 साल में, जितने भी साल में रिटायरमेंट होना चाहते हो, कोशिश करो कि उसका 25 गुना कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मुझे 12 लाख रुपए 1 साल में चाहिए खर्चा पाने के लिए, तो 12 × 25, कम से कम 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस या असेट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम रिटायरमेंट ले सकें। और लास्ट, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं इतनी तनख्वाह में, तो आपको लास्ट वाला आइटम बताता हूँ कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करने चाहिए। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम मतलब कि आपके पास 2, 3, 4, 5, 7, 10 मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मैं कोशिश करता हूँ कि हर 3 महीने 4 महीने में एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ऐड करो। अभी मेरे पास मोर देन 38 सोर्स ऑफ इनकम है। 38 40 के आसपास। तो 4 महीने पहले तक 36 थी, अभी मैंने फिर से शुरू कर दिया क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा स्लो हुआ, इस वजह से डिफरेंट रीजंस हैं। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू करा कि हाउ आई कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो 2-3 महीने में फिर से मैंने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ कोई कहीं से 5,000 आ रहा है, किसी से 7,000 आ रहा है, किसी 10,000 आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर सोर्स ऑफ इनकम मेरे को 10 लाख देती है, लेकिन 300 रुपये अगर दे दिया तो ऐड तो हो गई, 500 दे दिया ऐड तो हो रही, 1,000 बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये आपके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है।
बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। तो ये 7 स्टेप्स हैं। सेविंग करना शुरू करो, लोन मैनेजमेंट करो, इंश्योरेंस प्लानिंग करो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो, रिटायरमेंट प्लानिंग करो, इनकम टैक्स, और इसके बाद में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ये 7 चीज़ें हैं, इन्हीं से आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। और जब आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाने लगते हो तो ये सातों में छोटे छोटे पैसे आ जाएंगे। फिर आप सोच सकते हो कि भाई हम कैसे अपना बिजनेस शुरू करें। कॉर्पस बन गया और आपने पैरेलली आपने 10% पैसा लगाया रहे थे अपनी एजुकेशन पे, तो वहाँ से आपकी स्किल कैपेबिलिटी बन गई। जब आपके पास कैपेबिलिटी बन गई, काबिलियत हो गई, तो फिर आप बिजनेस कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके मन हो, जैसे मैंने किया। तो संदीप जी, ये जो 38 सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाए हैं, जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, इनमें से टॉप 5 या 10 आप दर्शकों को बताएंगे, तो जिसमें वो रेजोनेट कर सकें कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है। तो 80% पैसा हमारा ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस से आता है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब अगर 10 लाख बनाता तो 8 लाख वहाँ से आता है। इसके अलावा मेरे पास 3-4 किताबें हैं, चारों किताबें की फिजिकल कॉपी से पैसा आता है। 200 रुपये आता है हर कॉपी से। आई एम परफेक्टली ओके। अमेजॉन पे बेस्ट सेलर है, फ्लिपकार्ट पे है। तो कोई बंदा आप जाओगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लिखोगे, वेल्थ मास्टरी लिखोगे अमेजॉन पर, वो आपको मिल जाएगी। तो हर किताब पे कम से कम 200-150 रुपये रॉयल्टी इनकम मिल जाती है। उसकी डिजिटल कॉपी से मिल जाती है, तो दो वहाँ से हो गया। किताब लिखना आसान है। ट्रेनिंग कोचिंग से पैसा आता है। स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर दे, तो मैं सबको नहीं बोलता हूँ ट्रेडिंग करो, लेकिन मैं करता हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं काबिल हूँ, समझदार हूँ, थोड़ा सा 15 साल 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। रेंटल इनकम हमारे पास आती है। गोल्ड का कुछ काम करता हूँ, वहाँ से मेरे को पैसा आता है। तो ये 4-5-6 हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हमारा कुछ पैसा बन जाता है। इसके अलावा मैं कंसल्टिंग करता हूँ, हाई टिकट सेल्स में कोचिंग करता हूँ। 4 लेवल के हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड एंड क्वांटम, वहाँ से पैसा आता है। कीनोट स्पीच देता हूँ, वहाँ से पैसा आता है। इंश्योरेंस में एजेंसी है, वहाँ से पैसा आता है। म्यूचुअल फंड है, वहाँ से पैसा आता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो भी हमारा डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम भी कम से कम 1-2 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम आती है। रेंटल इनकम आती है। तो बहुत सारी है हमारे पास में। ये हमने आपको 8-10 बता दिए होंगे। इसके अलावा डीमैट अगर अकाउंट खुलाओगे तो भी आपको पैसा मिलता है। लोन रिकमेंड करते हो तो बहुत पैसा, मतलब अलॉट ऑफ वेज। जब आप घुस जाते हो इस इंडस्ट्री में तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। वाह, 8-10 स्ट्रीम्स तो आपने बता दी, और जो सब प्रैक्टिकली कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम करें। तो जितना कन्वर्सेशन अभी तक हुआ, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई है कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन होना। बस कि आप सेल्फ डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करो, पैसों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करो, और सेल्फ डिसिप्लिन से अपने दिमाग पे भी इन्वेस्टमेंट राइट। ये 2 की फैक्टर मुझे अभी तक के कन्वर्सेशन में समझ में आए। यस। तो संदीप जी, आपने अपने वेल्थ को 100x कैसे बनाया और लोग कैसे बना सकते हैं? राइट। तो 100x कैसे बनाया? सिंपल फंडा है कि मैं हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे ही काम करता हूँ। तो 2007-8 में जब मैंने पहले नौकरी शुरू करी थी 7,500-8 हज़ार रुपये की, तब मैंने सोचा था कि यार कुछ तो कुछ बड़ा काम करना है। लेकिन फिर आपको पता है, जब आप यूपी बिहार के होते हो तो आप सरकारी नौकरी ढूंढना शुरू करते हो। तो 7-8 हज़ार की जब नौकरी करते हो तो आप पैरेलली पढ़ाई भी करते रहते हो। उम्र कितनी होती है? 20-21-22 साल। तो 25 साल तक तो आप सारे एक्सपेरिमेंट में पढ़ना चाहता था। कैट की एग्जाम के बाद में वो नहीं पढ़ पाया। मैं एनडीए में आर्मी में जाना चाहता था, 7 बार फेल हुआ। वहाँ पर बड़ा बुरा लगा। मेरी माँ भी बोलती रहती थी इतनी जगह जा रहे हो, कैसे सफल हो गए। तो कभी कभी खराब भी लगता था कि मैं सरकारी नौकरी कभी कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और फिर हर बार में मेरी सबसे बढ़िया जिंदगी में अच्छी बात ये रही कि नौकरी करने के बाद में मैं रोज 1 से 2 घंटा पढ़ता था। ग्रेट। आज 20 साल हो गया। ये मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने यहाँ पे किया पढ़ाई के रूप में, हाँ, दैट वाज योर रियल एसेट। रियल एसेट हमारी वही है। तो आज अगर जीरो पर भी कुछ हो जाए ना, तो मुझे पता है कि मैं अपने बातों से लोगों से पैसा बना सकता हूँ, टीचिंग से, ट्रेनिंग से पैसा बना सकता हूँ, और यही एक स्किल है। तो ये बनाया 100 गुना पैसा, 75,000 से 7 करोड़, फिर आगे चीज़ें जो भी है, ये इसलिए बनाया क्योंकि हमको फिनांस में नॉलेज थी, जो कि 15 साल का एक्सपीरियंस था। और हमने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया था कि 7,000 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते करते तो अपने को मार्केट में आइडिया होता है कौन फंड अच्छा काम कर रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा काम कर रहा है, होम लोन क्यों नहीं लेना चाहिए। 38 ईयर्स के होने के बाद में भी हमारे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं अभी भी किराए के घर पर रहता हूँ। मेरे पास कार नहीं थी लास्ट के 2 साल अगर छोड़ दिया जाए। तो ये सब समझी बूझी एक टेक्निक है कि मैं लायबिलिटी नहीं लूँगा, 2 BHK में रह सकता हूँ तो रह लूँगा, 3 BHK नहीं लूँगा। ये सब मैंने कंप्रोमाइज़ किए और उसके बाद में हमने बनाया। तो सबसे पहली बात है कि हमने रियल एस्टेट, यहाँ पर जो रियल जो नॉलेज है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। पैरेलली हमने अपना कॉन्फिडेंस बनाया ताकि मैं पब्लिक स्पीकर बन जाऊँ, लोगों को सिखा पाऊँ। सेलिंग स्किल सीखी, निगोशिएशन स्किल सीखी। ये 4-5 स्किल अगर आप सीख लोगे तो आप बन सकते हो। 3 से 5 साल लगता है कोई भी स्किल में मास्टर बनने के लिए, और 2-4 लाख रुपए तो आप 10% ही उस स्किल का बना करके कर लोगे। इस तरीके से हमने बनाया। अच्छा, शुरुआत में नहीं बनाया,
शुरुआत में हमारी जर्नी खाली 50,000 1 लाख रुपए से शुरू करी 5-6 साल पहले। तो फिर मैं 50,000 बनाता था, 60,000 बनाता था, और मैंने हमेशा अपने गोल को 10 से 30% ही आगे बनाया एक क्वार्टर के लिए। मतलब इस महीने अगर मैंने 1 लाख बनाया तो अगले महीने मैं ये नहीं बोलता था 5 लाख बना लूंगा, 10 लाख बना लूंगा। मेरे को लगता था कि अगर 1,20,000 1,30,000 बना लूंगा अगले 3 महीने को तो आई एम हैप्पी। और वो हमारी ग्रोथ का कारण रहा। जब मैं 2013 में सोच रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मुझे लगा था कि मैं 5 करोड़ बना लूंगा, 5 करोड़। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। आप बहुत सारे ट्रेनर कोच बोलते हैं कि 10 गुना सोचो, 50 गुना सोचो, 100 गुना सोचो। मैं लोगों को बोलता हूँ मत सोचो, खाली ये सोचो कि आप अगर 1 लाख बना रहे हो तो 1.5 लाख कैसे बना सकते हो, क्योंकि वो 50,000 एक्स्ट्रा जो बनाओगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और छोटा कॉन्फिडेंस छोटा कॉन्फिडेंस छोटा कॉन्फिडेंस बन करके बड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने करी, फिर 1 लाख बनाए, फिर 2 लाख बनाए। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने पैसा जो बिजनेस में लगाया उससे इन्वेस्ट अपने ऊपर ही किया, कभी भी उससे खाना पीना नहीं खाया। 4 साल का रिकॉर्ड है। मतलब नौकरी, जितना मैं नौकरी से पैसा बन रहा था, बिजनेस से पैसा बन रहा था, वही पैसा हमारे घर में, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव नहीं करी। बहुत लोग क्या करते हैं कि 5 लाख 10 लाख बनाना शुरू करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल इंप्रूव करते हैं। मैंने नहीं किया। 20% मैंने लाइफ स्टाइल इंप्रूव करी, पिछले की लाइफ स्टाइल की 20%, आज की लाइफ स्टाइल का नहीं। तो मैंने जब 20% लाइफ स्टाइल इंप्रूव करी, सारा पैसा री इन्वेस्टमेंट करते गए बिजनेस में, पॉडकास्ट में, अपनी ट्रेनिंग पे, कोचिंग पे, एड्स पे, इन सब चीज़ों में। तो वो फिर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जब आप 1 साल 2 साल 3 साल काम कर ले तो फिर कंपाउंडिंग आपकी फास्ट हो जाती है। एंड दैट्स हाउ आई मेड 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक मैंने अपनी इनकम का जो 4 साल पहले थी वो बनाई। बहुत बढ़िया संदीप जी। एक बहुत अच्छी बात बीच में आपने कही कि आपने 38 साल की उम्र तक घर नहीं खरीदा, है ना। आपने 38 साल की और उम्र आज तक भी मेरे कार पास नहीं घर खरीदा। नहीं है, अभी लिया हुआ है, बट आई एम नॉट लिविंग ओवर देयर। तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो मैं अगला सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि क्या सही एज है घर लेने की, या क्या सही फॉर्मूला है घर लेने का। आपके पास कम से कम इतना पैसा हो तब आप घर लेना चाहिए। तो क्या सही फॉर्मूला है आपके हिसाब से, और आप घर रहने के लिए कब लेने वाले हैं? घर रहने के लिए हमने ले लिया है, बस कंस्ट्रक्शन में है, 2 से 3 साल में रहूंगा। और हमको ऐसा भी नहीं कि मेरे को अपने घर में ही रहना है। मी एंड माई वाइफ, माई होल फैमिली लव्स फ्रीडम। अगर मैं चाहूँ तो कल सिंगापुर शिफ्ट हो सकता हूँ, दुबई शिफ्ट हो सकता हूँ, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है। हम लोगों को फ्रीडम पसंद है। हम लोगों ने प्लान भी बनाया कि साल भर में 2 से 3 महीने हम लोग विदेश में रहा करेंगे। 2 महीने दिल्ली में रहे, 2 महीने सिंगापुर में रहे, 2 महीने दुबई में रहे। इस तरीके से हमारा प्लान है ताकि हम लोग दुनिया घूम सके। तो जो राइट सेट फार्मूला है, अगर आपका इनकम 30% से ज्यादा, आपकी इनकम का पैसा आपके रहने में नहीं जाना चाहिए। अब आप समझ लो, हाँ, मोटा मोटा। मतलब यदि आप 1 लाख कमाते हो तो आपकी EMI 30,000 होनी चाहिए, तो आप घर खरीद लो। हाँ, घर खरीद लो। और दूसरी बात है, आप घर में रहते थोड़े ना हो, आप उसका मेंटेनेंस भी देते हो 5,000 रुपए। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सब कुछ मिला करके कम से कम 60 से 70% पैसा आप अपने घर को चलाने में खर्चा करते हो। मैं बच्चों की एजुकेशन नहीं डाल रहा हूँ, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं डाल रहा हूँ, आपका ट्रैवल प्लान नहीं डाल रहा हूँ। 50,000 रुपए, 30,000 रुपए में अगर रह लिए, 15,000 20,000 रुपए में आपका ग्रोसरी, वेजिटेबल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, मेडिकल, कम से कम 25-30,000 रुपए उसमें लगेगा। 60-70,000 रुपये अगर लगाओगे तो वो हमको लगता है एक अच्छा है। फिर 20% आपको सेव भी करना है, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर में, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में, तो 1 लाख रुपए तो खत्म हो गया। मुझे क्या लगता है कि 40 साल तक लोगों को खाली एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, रूल्स बना करके। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में रूल्स बनाए, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। 7,000 रुपए की नौकरी थी, 70,000 तक पहुंचे 15 साल में, और 70,000 से 7 करोड़ पहुंचा 3 साल में। बहुत बढ़िया। 70,000 से 7 करोड़। 7 करोड़ रुपए साल का। मैं अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो हम मानकर चलते हैं कि 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया, बट 2 करोड़ रुपए भी 70,000 रुपए से 10 लाख रुपए की तनख्वाह एक साल में 2 करोड़ बहुत होता है। 200x हो गया। 200x हो गया। तो थिंक अबाउट इट कि आप अपनी हैबिट्स बनाइए। तो मैंने जो 10% का सेविंग बनाया था हैबिट, और 10% अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने एजुकेशन पर लो, वो मैं आज तक भी करता रहता हूँ। दूसरी चीज, लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप बड़ा ख्वाब देख रहे हो तो आपको बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। अब वही बात है ना कि अगर आप सर्कस में शेर से लड़ोगे तो आपको 10,000 रुपये हो सकता है मिल जाए, कुत्ता बिल्ली से लड़ोगे तो 10 रुपये भी नहीं मिलेगा आपको। जब आपको लगता है कि 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आप रिस्क लेने के लिए, सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार हो आप ना। तो विश्वास नहीं करोगे, 2007 से लेकर के 2018 तक साल भर में 1 या 2 मूवी देखता था मैं। कोई भी ट्रैवल नहीं करता था अपने आप, बहुत बढ़िया कपड़े नहीं पहनता था। 2021 में मैंने पहला ब्लेजर खरीदा था, अगर आपको हैरानी हो गई। 2020 में शादी में भी मैंने अपना पहला ब्लेजर नहीं खरीदा था, मतलब जो 15,000 रुपये में मिल जाता है। नो कार, और मैं बैंकर था तो मेरे को चीप रेट पर इंटरेस्ट भी मिल सकता था। कार भी नहीं है हमारे पास में, तो मैंने ये सब सैक्रिफाइस किया। लेकिन मैंने अपनी ट्रैवलिंग पर पैसा, हमेशा पैसा खर्चा किया। लोगों से जाऊंगा, देखूंगा, समझूंगा, बात करूंगा। विदेश जाता था ट्रेनिंग देने के लिए, बड़े बड़े सेमिनार में जाता था, 1,000-2,000 रुपये दे दिए, वहाँ पर किताबें खरीद लेता था। कुछ भी नया हो रहा है मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन स्पीकर है, कैसा है। वो एक्सपोजर हमको वहाँ तक लेकर के आया। और ये आप तब नहीं कर सकते हो जब आपके पास में होम लोन और कार लोन हो जाए। अगर आपके पास 30 लाख, पहली बात तो 30 लाख रुपए कोई घर मिलेगा नहीं आज। कितने का एक घर मिलेगा आज के दिन में? सर नोएडा जैसी जगह पे तो फ्लैट मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए का। हम 1 करोड़ मान लेते हैं,
1 करोड़ रुपए में अगर आप 10% उसको दे दोगे तुरंत आज, तो 90%, 90 लाख रुपए का लोन लिखोगे, 90,000 रुपए की EMI होगी। 30,000 रुपए में तो वैसे भी कहीं नहीं रह सकते हो आप अपना घर लेकर के। कम से कम 50, 60, 70 लाख रुपए का घर लोगे, तो अगर 20 साल के लिए भी ला तो भी तो 50,000 रुपए EMI चली गई। कहाँ पर आपके पास पैसा बचा अगर आपके 1 लाख रुपए है? कार भी तो लोगे आप 10,000 रुपए की, बच्चों की पढ़ाई करोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि और 30,000 रुपए में बढ़िया फ्लैट रहने के लिए मिल सकता है बैंगलोर, हैदराबाद। सर जो 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट है वो रहने के लिए 15,000 रुपए मिल रहा है। 25,000 में मिल जाएगा। और अगर कहीं खुदा ना करे ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि आपका तनख्वाह कम हो जाए, तो आप 2 BHK में शिफ्ट हो जाओ ना, बड़े शहर में से छोटे शहर में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन जब आपने घर ले लिया तो आपको वहीं पर रहना है। तो मैं घर के सख्त खिलाफ हूं अगर आपकी 30% से ज़्यादा अच्छा, आप इमोशनली अगर आपकी मम्मी बोल रही है नहीं बेटा हमारे सर के ऊपर छत होनी चाहिए, तो आप ले लो फिर। देन यू कांट ब्लेम कि ऐसा हो गया। आप ट्रैवल पर खर्चा नहीं कर सकते हो, आप अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे बढ़िया नहीं मना कर सकते, स्कूल बढ़िया नहीं भेज सकते, उनको एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनमें पैसा नहीं। मैंने क्या किया, घर कम बाद में ले लूँगा, कार बाद में ले लूँगा, लेकिन मैं पहले ये एक्सपीरियंस से जी लूँगा। क्योंकि 25 साल से 40 साल के बीच में जो मैं एक्सपीरियंस लूंगा उसके बेस पे मैं अपना करियर बना सकता हूं 40 साल से 60 साल के बीच में। बहुत बढ़िया बात कही संदीप भाई। मतलब मैं इस वाले फेज़ में जो समझा, जो नेक्स्ट हमारा फेज़ हुआ कन्वर्सेशन का, कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी किसी जगह पे नहीं किया जहाँ पे बड़ा अमाउंट स्टक हो जाए। आपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे किए, अपनी लर्निंग पे किया, अपनी ट्रैवलिंग पे किया, अपने एक्सपोजर पे किया, अपने रियल एक्सपीरियंसेस पे किया, जिसका समावेश, जिसकी कंपाउंडिंग आज आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर रही है। राइट। जो किताब लिखी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले पे मैंने आज तक कभी भी कोई किताब पूरी कंप्लीट नहीं करी, लेकिन रोज मैं 10 से 12 पन्ने पढ़ के ही सोऊंगा, कुछ भी कर लें जिंदगी में, कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया। या फिर 15 से 25 मिनट का कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी लर्निंग को, आज तक का सिचुएशन है मेरा। मतलब लर्निंग में सबसे ज़्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट किया और वही लर्निंग के इन्वेस्टमेंट ने आपको 100x रिटर्न लाके, 100 भी नहीं 200x, आपने तो 200x किया। हाँ, मैंने नेटवर्थ बनाई है मोर देन 120x। तो आप सोचो, पैसा तो टैक्स देने के बाद में, खर्चा करने के बाद में क्या ही किया होगा। और कम से कम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तो खाली मैं अपने एजुकेशन पे देता हूँ। और फॉरगेट अबाउट मी, मैं अपनी पूरी टीम में भी यही करता हूँ कि अगर दिल्ली में कोई इवेंट हो रहा है, 5,000 रुपये का इवेंट है, आप जाओ वहाँ पर देख के आओ, हमको एक दिन की तुमको छुट्टी भी दूंगा, पैसा भी मैं दूंगा, जाओ सीख के आओ, कंपनी में लगाओ सब चीज़। मैं यही सोचता हूँ कि यार 10,000 रुपये ये आपको 30 साल के बाद में कम से कम 3 करोड़ देगा। कोई भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो आपको 100 गुना एक्स दे ही नहीं सकता है अगर आपके पास में बिजनेस माइंडसेट है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट जो है ना अपनी एजुकेशन है। बहुत बढ़िया। तो यहीं से मेरा नया सवाल भी था कि आपने पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, म्यूचुअल फंड होता है, फिर सोना चांदी होता है, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो आपने पैसा निवेश कैसे कैसे किया और उसका क्या परसेंटेज रखा? जो बोलते हैं ना कि एक ही बॉल सारे पोर्टफोलियो कैसे बनाया? हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मेरे को सिंपल लगता है, अगर आप 10,000 रुपये तक के अंदर के हैं तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के बीच में, तो बिना कुछ सोचे समझे म्यूचुअल फंड में लगा दो। स्टॉक मार्केट में भी नहीं बोलता हूँ। यदि आपके पास केवल 10,000 की सेविंग्स 5,000, 10,000, 15,000 रुपए के नीचे, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कुछ भी मत करो, 2 से 3 फंड ले लो, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये लगाना शुरू कर दो, भूल जाओ वो आपका पैसा है। मतलब आप अपनी इनकम में से 10% पैसे को निकाल के उसको म्यूचुअल फंड में लगा के भूल जाओ कि आपका पैसा हाँ, है ही नहीं। आपकी सैलरी यदि 1 लाख है तो आप कंसिडर करो 90,000 ही है। हाँ, जैसे आपका 1 लाख सैलरी है तो 10,000 रुपये तो पीपीएफ में पहले ही चला गया होगा, एनपीएस में चला हो गया, तो वो भी कितना देगा? 8%, 9%, 10%। तो वो भी आपका पैसा नहीं है, वो रिटायरमेंट में मिलेगा। 10% और निकाला तो 10,000 रुपये में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। बहुत लोग 10,000 में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करोगे। उतने में अगर किताब पढ़ लोगे तो और रिच बन जाओगे आप। तो 10,000 में 2-3 फंड चुन लो। मान लेते हैं टॉप 50 में चेंज कर लिया, स्मॉल कैप का ले लिया, फ्लेक्सी कैप का ले लिया, मिड कैप ले लिया, मल्टी कैसेट के लिए 2-3 टॉप फंड ला लो। अब गूगल पे डालोगे टॉप फंड तो आपको मिल जाएगा। 2-2 हज़ार रुपये करके डाल दिया, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये डालते रहो हर महीने का। वो सोचो ही ना, अब फोकस करो पैसा बनाने में ज़्यादा। तो हमने पहला ऐसा ही किया। पहला मेरा SIP 1,500 रुपये का था HDFC में, आज तक कंटिन्यू है। 18 साल हो गया मोटा मोटा। इसके बाद मेरे ख्याल से वो 1,500 भी आपके करोड़ वाले फिगर में आ गया होगा। एब्सोल्युटली, उतना तो नहीं होगा लेकिन फिर भी। अब अगली तनख्वाह मेरी हो गई 25,000 रुपये, 22-23,000 रुपये की, तो मैंने फिर दूसरी SIP शुरू करी और जो 1,500 वाली थी उसमें 300 रुपये और बढ़ा दिए। तो जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती थी तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के साथ साथ में अपनी SIP को भी बढ़ाता था। लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने में आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तवज्जो दी अपने फंड को बढ़ाने में। 2 चीज़ों पर तवज्जो दी। जो देखो, अगर आप ये छोटा पाई है तो आप इसको बड़ा पाई कर रहे हो तो टैक्स भी तो ज़्यादा पे करोगे, तो लाइफ स्टाइल 10% बढ़ा लो ना।
मतलब इनकम यदि 25% बढ़ी है तो लाइफस्टाइल 10% बढ़ा लो, बाकी का 15% अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दो, और जो फ्यूचर में पैसा बना सकती है उसके ऊपर लगाओ। तो मैंने पहले म्यूचुअल फंड शुरू करा, इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि 1500-2000 में तुम कितना ही रिसर्च कर लोगे। आजकल लोग 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 चीज़ें देखते हैं। मत देखो भाई, इससे बढ़िया एक स्किल बनाओ जहाँ से 5000 10,000 एक्स्ट्रा बना सकते हो। तो 1500 2000 3000 10,000 15,000 के नीचे अगर आपके पास पैसा है तो आप म्यूचुअल फंड में शुरू करो। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ 6 से 12 महीने का। इन्वेस्टमेंट भी मत शुरू करो। तो जैसे मेरी तनख्वाह 1,00,000 रुपए और 50,000 मेरे घर का खर्चा है, तो 6 महीने से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। मतलब क्या हुआ, 3 लाख 6 लाख रुपए पहले सेव करो। तो एक साल तो नहीं कर पाओगे, तो मैंने पिगी बैंक का कॉन्सेप्ट निकाला है। तो उसमें 500 रुपये रोज डालो या 100 रुपये रोज डालो, 50 रुपये रोज डालो। 50 रुपये तो हर आदमी रोज बचा ही सकता है। तो वो धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल में 6 महीने 1 साल का कॉर्पस बन गया। उसको निकाल के रख दो, ताकि कभी भी नौकरी चली जाए, बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ घर में कोई बीमारी पड़ जाए, 2-3 लाख रुपए चाहिए, तो वो वाला पैसा इस्तेमाल हो जाए। इसके बाद में आप म्यूचुअल फंड बनाइए। मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। अगर आपका 10,000 रुपये का कॉर्पस है, तो 10,000 रुपये के कॉर्पस में जो आपकी एज है, मान लेते हैं मेरी एज 40 है, तो 40% पैसा जो है ना, 50% पैसा जो है ना, मैं लगाऊंगा इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, जहां पर 12-15% की ग्रोथ मिल जाए म्यूचुअल फंड में। अब उसमें मैं अलग अलग कैटेगरी में मैं लगाऊंगा। 10% 12% 15% सिल्वर और गोल्ड ले लूंगा मैं, अगर चाहता हूं। मतलब 100 में से 40% आपने इक्विटी में डाल दिया, 60% लगा दो, 60% इक्विटी में डाल दिया, 15% गोल्ड या सिल्वर 10-15 गोल्ड कर दो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ेगा आपका। और 10-15-20% आपने इमरजेंसी में निकाल के रख दिया, वो आपने एफडी में करा लिया, आरडी में करा लिया, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पर कर। और इसके अलावा अगर आप में ज़्यादा थोड़ा सा है तो डेट फंड ले लिया आपने, जिसमें 7 से 10%। तो ये पूरा पोर्टफोलियो। अब मैं जैसे थोड़ा एजुकेटेड हूँ फिनांस के बारे में, तो मैं 60 से 70% रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रियल एस्टेट में आप लगा ही नहीं सकते हो। 10,000 में से कितना 2,000 रुपये लगाओगे। लेकिन अभी तो अच्छी बात यह है कि आप 2,000 रुपये से भी अपना रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। रीट ले लिया, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत खेलो, सीखो, समझो। गूगल में जाओ, सर्च करो कि मेरा 10,000 रुपये का इनकम है, कैसे कैसे पोर्टफोलियो बनाए। और जब आपके पास 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हो जाए, तब फिर आप सोचो कि स्टॉक मार्केट में कैसे घुसना है। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में घुसना ही नहीं चाहिए अगर आपके पास 30-35 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करने का कम है। अब जब आपके पास में घर लेना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए से तो कम कुछ मिलने वाला नहीं रियल एस्टेट में। तो जब उतना पैसा होगा तब हम सोचेंगे ना। लेकिन अगर मैंने स्किल बना ली और 2 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा कर ले, तो मैं रियल एस्टेट का भी गेम खेल सकता हूं, मैं गोल्ड का भी गेम खेल सकता हूं, 10 लाख रुपए निकाल करके क्रिप्टो करेंसी का भी गेम खेल सकता हूं, एनएफटी का भी गेम खेल सकता हूं, बहुत सारे गेम खेल सकता हूं। तो पैसा ज्यादा बनाओ फिर गेम खेलो, और जो पहले से चल रही है एसआईपी वो चलती रहनी चाहिए। तो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड योर कॉर्पस। मतलब यहाँ मैं ये समझ पाया हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई नई स्किल सीख के पैसा बनाना शुरू करो। और आपके पास यदि छोटा अमाउंट है तो म्यूचुअल फंड बस में लगाओ। जैसे जैसे आपके पास अमाउंट बढ़ता जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, तब आप इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और जब आपके पास पैसा हो, सर आपके पास जब पैसा होता है ना, तो आपको पैसा बनाने वाले 500 लोग मिलते हैं। जब आपके पास लोन होता है तो लोग आपको लोन देने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपको पैसा देने की कोशिश करते हैं। ये लाइन फिर से बोलिए सर। जब आपके पास लोन होता है, आपके पास अगर 2-3 लोन होंगे, पर्सनल लोन, होम लोन, तो आपको रोज कॉल आएगा, सर आप ये लोन ले लो, आपको ये, मैं बैंक से पूजा बोल रही हूँ, आरती बोल रही हूँ, सर आप 10% में मिल जाएगा। जब आपके पास लोन होता है तो उनको पता है कि ये बंदा लगातार बढ़िया से हमको पैसा पे करेगा। जब आपके पैसे होते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए, तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कॉल करेंगे, सर आपका 10 लाख रुपए है, 12 लाख कर देंगे, 15 लाख कर देंगे, ये कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो जो आपके पास लोन है तो लोन अट्रैक्ट होगा। और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसे को आपका मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हाँ, तो लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे पास बहुत सारा लोन है, परेशान हो। तो मैं पहले ये करता हूँ, लोन के ऊपर फोकस मत करो। अभी फोकस आपको करना एक चीज़ पे है कि खाली हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कैसे बना सकें। जब हम एक्स्ट्रा फोकस करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। और फिर 10,000 रुपये 5,000 रुपये सेव करना शुरू करेंगे तो यू अट्रैक्ट हु यू आर। अगर आपके पास पैसा होता है तो आप पैसे खींचते हो। तो इस तरीके से चीज़ें फिलॉसफी करती है। बहुत बढ़िया संदीप जी। तो संदीप जी, यहाँ तक ऑडियंस ये समझ पाए कि पैसे को कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन से कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब हमें घर लेना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसे क्या साइड हसल्स किए जिससे आपने फटाफट मनी बनाया, और उनमें से कुछ साइड हसल्स आप ऑडियंस को बता सकें तो। 4-5 तो मैंने पहले बता दी, दोबारा फिर से बताता हूँ कि साइड हसल्स में सबसे पहले हमको पता था कि लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। मैं बैंकर हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का, होम लोन ईएमआई का, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, इन सबका। तो मैंने सबसे पहले, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरी सैलरी 65-70,000 थी। बैंगलोर में मैंने अपने दोस्त को ही ऐसे एक फाइनेंशियल प्लान बताया था कि इस तरीके से करना है, जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता था। उससे मैंने पहली बार में 5,000 रुपये चार्ज किए। बस मुझे लग गया कि मैं पैसा बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। जब आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी करते करते आपने एजुकेशन देना शुरू कर दिया, तो कितने समय तक नौकरी और बिजनेस पैरेलल की, और नौकरी फिर कब छोड़ी? मतलब कब स्टेबिलिटी आ गई आपके मन में कि अब मुझे नौकरी क्विट कर देना चाहिए?
दोनों आपने पैरेलल जब किया? 2020 में मैंने पहला वेबिनार लिया था मई में, और नवंबर 2021 में मैंने 18 महीने में एग्जैक्टली मैंने 1 करोड़ रुपए बनाया बिजनेस से, और 30 लाख रुपए, वही बताया था मैंने, 30 लाख रुपए मैंने सेव करके अलग रख दिया अपने फैमिली खर्चे के लिए, और 10 लाख रुपए अपने लिए रख लिए। तब मुझे लगा कि मैं 10 लाख रुपए की साल की नौकरी छोड़ सकता हूँ। मतलब आपने जो भी पैसा बनाया, 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाया, उसमें से अब 50 लाख आपने कमा लिया। उस 50 लाख में से 30 लाख आपने फैमिली के लिए निकाल दिए और 20 लाख रुपए अपने खेलने के लिए निकाल लिए कि अब मैं यदि कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, राइट, तो यदि कोई असफलता भी हो जाए तो मेरे पास एक फंड हो जिससे मैं थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकूं। एब्सोल्युटली। जब ये आपका स्टेबिलिटी आ गई तब आपने नौकरी छोड़ने का प्लान किया। राइट, और हमारी तनख्वाह का 4 गुना पैसा लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में मेरे पास आ रहा था। इसका मतलब क्या, 70,000 की तनख्वाह थी, 2 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट लगातार मैं 6 महीने से 10 महीने बना रहा था। अच्छा, तो मतलब 3 लाख रुपए, हाँ उसी समय 3 लाख रुपए का मतलब है, अगर 6 महीने का भाई देखा जाए तो 18-20 लाख रुपए प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बन रही थी। लास्ट के 6 महीने में ज़्यादा पैसा बनाया होगा, क्योंकि पहले तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो हमको लगता है कि पहले 6 महीने में खाली 5 लाख बनाए थे, पहले 6 महीने में 5 या 6 लाख बनाए थे, लेकिन लास्ट के 6 70-80 लाख रुपए बनाए, 90 लाख बनाए, तो वहां पर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो गई होगी, क्योंकि साल भी चेंज होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो पॉइंट यहां पर क्या है, ये सोचना है कि कम से कम 6 महीने से 1 साल आपकी तनख्वाह का 2 से 3 गुना पैसा आप बनाते रहना चाहिए। रेवेन्यू नहीं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उसी से घर चलता है, रेवेन्यू से घर नहीं चलता है। तो ये स्लोली देखो, बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट कि भागो, आप धीरे धीरे साइड हसल करो। मैंने जब 5,000 रुपये पहली बार बनाया तो मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग दिखा करके लोगों से पैसे बना सकता हूँ, कंसल्ट करके। फिर मैंने अपना वेबिनार लेना शुरू करा। पहले वेबिनार में मैंने 8,000 रुपये बनाए, 2 कस्टमर आए, 4-4 हज़ार रुपये के 8,000 रुपये। अगले वीक फिर से मैंने 40-50 लोगों को बुलाया, फिर से 2 लोगों ने कितने रुपये बनाए, 16,000 बनाए। अगले वीक फिर से हमने 16 या 20,000 रुपये बनाए, तो एक महीने में कम से कम 35-30,000 बनाए। वो पैसा मैंने अपने लिए खर्चा नहीं किया, उसको मैंने ऐड में डाला। 2020 के बारे में बात करो, जब कोविड चल रहा था, फिर उसको 20,000 रुपये से मैंने 40-50,000 रुपये बनाए होंगे, ऐड खर्चा करे, फिर 50,000 रुपये डाल करके 1 लाख बनाए। इस तरीके से मैंने 4-5 करा। फिर मेरे पास इंश्योरेंस की एजेंसी भी थी उस समय, तो मैं अगर किसी को 20-25% मेरा इंश्योरेंस से भी कमीशन आ जाता, तो वहीं से वो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम वाला मामला शुरू हो गया। हाँ, अब आपने मेरे को अगर 5,000 रुपये दिए कि भाई प्लान है, आपको जो मर्जी हो जहाँ से खरीदना हो खरीद सकते हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड कर दूंगा कि भाई इनसे खरीद लो, तो वहाँ से अपना एफिलिएट हो जाएगा। फिर हमने अगले 1 साल के अंदर किताब लिख ली, तो वहाँ से भी करीब 300, 400, 500 रुपये हर महीने आना शुरू करा। ये मान लेते हैं कि अगर 10 किताबें बिक गई तो 2,000 रुपये आना शुरू हो गया। फिर इसके बाद में यूट्यूब से शुरू करा, तो वहाँ से भी 2-3 हज़ार रुपये आना शुरू हुए। तो ये छोटा छोटा पैसा हर जगह से आना शुरू हुआ। मतलब अमूमन जब लोगों से बात करो तो सीधे करोड़ों की बात करते हैं, लाखों की बात इसलिए करते फेल होते हैं। आपने जितनी भी बात अभी तक की, आपने सारी बातें शुरुआत हज़ारों से ही की। ऑल्दो आप 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बना चुके, शुरुआत केवल आप हज़ार वाली बातें की, जो बड़ा प्रैक्टिकल है और बड़े आसानी से लोग कर सकते हैं। और आपने जो लाइन भी बोली कि इसलिए लोग फेल होते हैं क्योंकि सीधे करोड़ों का सोचने, क्योंकि उनका बिलीफ वहां तक बना ही नहीं होता है। वो देखो, इफ़ यू वांट टू चूज द लग्जरी ऑफ रिच पीपल, यू नीड टू चूज द स्ट्रगल ऑफ रिच पीपल। इफ़ यू वांट टू चूज द लग्जरी ऑफ रिच पीपल, अगर अंबानी की रिचनेस आपको देखनी है ना, तो अंबानी के स्ट्रगल भी आपको देखने पड़ेंगे। तो 1 करोड़ रुपए की औकात वाला बंदा, पैसा बनाने वाला बंदा 1 करोड़ रुपए का रिस्क लेता है, मेहनत करता है। और आपका भी 1 लाख बना रहे हो, 1 करोड़ कैसे बना सकते? अब 1 लाख से 2 लाख बनाओ, 3 लाख बनाओ, रखो 100 करोड़ का ध्यान, 1,000 करोड़ का। लेकिन स्टेप छोटे छोटे नहीं लोगे तो आप गिर ही जाओगे। मैं आज 5 किताबें लिख चुका हूं, लेकिन शुरुआत करी थी खाली 4 पन्ने या 5 पन्ने 5 साल पहले, खाली एंथोलॉजी लिखी थी। आज मैं 4-5 किताबें लिख चुका हूं, और उसके लिए हमने दिए थे 5,000 रुपए किसी को। थोड़ा छोटा काम करो, लेकिन करो कंसिस्टेंटली, बिट विल ऑलवेज बीट इंटेंसिटी। वाह, बहुत बढ़िया। तो संदीप जी, अभी यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसा सोना चांदी बढ़ रहा है, तो आपने क्या सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट किया है, या आपको सोने चांदी का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कैसा दिखता है? सेफ दिखता है, इनसिक्योर दिखता है, या बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है, नो डाउट। रॉबर्ट कियोसाकी तो प्रमोटर भी हैं कि गोल्ड और सिल्वर इज द ओनली ट्रुथ। बिटकॉइन अभी बात करने लगे हुए, 10 साल पहले बिटकॉइन के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो ही ऑलवेज कीप कि रियल पैसा जो है ना, वो गोल्ड और सिल्वर और लैंड ही है। अपना करेंसी सब कुछ ये सब फेक है, राइट? तो मुझे लगता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% में रखता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आपको जो रखना है रखो, लेकिन एक असेट क्लास जरूर होना चाहिए। चाहे 1% होना ही चाहिए, चाहे आप 5% चूज करो या 25 चूज करो, वो आपकी बैंडविड्थ के हिसाब से डिपेंड करता है। परफेक्ट। पर एक छोटा सा रिस्क लेना चाहिए। मैं ICICI में पढ़ता था, ICICI में नेपाल एकेडमी में। मैं बताता हूँ आपको, मेरी एज थी 23 उस समय, और वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, करीब 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात बोली, बड़ी जिंदगी में कभी भी पैसा आया तो आपके पास महीने में खाली 1 ग्राम गोल्ड लेना। और उसमें सोने का भाव था, हमको लग रहा है 16,000 रुपये पर 10 ग्राम, 2007, 8, 9, 10 के आसपास। 7, 8, 9, 10 में 12-15 हज़ार, ठीक। उन्होंने एक बार बोले कि जिंदगी में जितनी भी तनख्वाह, जितने बार भी तनख्वाह है, खाली 1 ग्राम गोल्ड लेना।
मतलब इस महीने आपकी तनख्वाह तो 1 ग्राम गोल्ड ले लो, अगले महीने आई तो फिर 1 ग्राम बस गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड लो, कोई दिक्कत नहीं। और वो प्रोफेसर थे 40 साल के बैंकिंग के एक्सपीरियंस के बाद में, और तब मैं था 22 साल 23 साल का। आज उनकी बात मेरे को सत्य लगती है। और सेम चीज़ करना, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरे पास अभी खुद की गोल्ड की 2 ज्वेलरी की दुकान है। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। वहाँ से पैसा आता है मेरे को। तो 200 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड हो गया तो कितने का हुआ? 10 ग्राम कितने का? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के 1.5 आसपास, लाख का 15-30 लाख रुपए का। तो उससे आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। सिल्वर रखो, गोल्ड रखो, म्यूचुअल फंड रखो, एफडी भी रखो थोड़ा, और लैंड भी रखो, सब कुछ रखो, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो संदीप जी, यहाँ तक हमने बहुत सारे चीज़ें डिकोड कर ली। अभी जो नॉलेज आपने दिया लोगों को, हर व्यक्ति उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो आप इसका, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन देते भी हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऑडियंस कैसे आपके साथ उसमें कनेक्ट होके वो भी आपके जैसी चीज़ों को बिल्ड कर सके, आपकी जैसी वेल्थ क्रिएट कर सके, उसका भी थोड़ा प्रोसीजर बता दीजिए। यस, बहुत बढ़िया चित्रेश जी, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं वर्कशॉप करता हूँ, वर्कशॉप में लोग आते हैं तो मैं पहले उनका माइंडसेट सही करता हूँ कि भाई देखो, आप पैसा बनाते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेकिंग मनी इज़ वन पार्ट ऑफ द गेम, अनदर पार्ट ऑफ द गेम इज मैनेजिंग मनी, सेविंग मनी, मल्टीप्लाइंग मनी, प्रोटेक्टिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी। पैसा बनाना एक कला है जो आपको 25 साल में बताया गया। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, लेकिन कभी आज तक आपको 20 साल के एजुकेशन में बताया गया है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। यहीं पर फेल होते हैं। पहले पैसा कमाओ, उसके बाद के स्टेप एक बार फिर से बताइए। सेविंग मनी, सेविंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, ग्रोइंग मनी, ग्रोइंग मनी, प्रोटेक्टिंग मनी, प्रोटेक्टिंग मनी, मल्टीप्लाइंग मनी। मल्टीप्लाइंग मनी। 5 फॉर्मूला और 5 फार्मूला हो गया अराउंड द मनी। अराउंड द मनी। हाँ, पैसे बनाने वाले तो हर आदमी है। हर आदमी मतलब 150 करोड़ लोग हैं तो आप मान के चलिए 70 करोड़ लोग तो पैसा बना रहे बना, हैं। लेकिन क्यों नहीं? एक अगर रिक्शा चलाने वाला भी अगर रोज शाम को 500 रुपये बना लेता है, 1000 बना, वो भी रिच बन सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। मैं रिच की बात नहीं कर रहा हूँ कि 50 करोड़ हो जाएगा, लेकिन वो भी 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। पूछो कैसे? जो 20,000 रुपये बना रहा है उसके खर्चे भी 20,000 रुपये वाले हैं ना। तो उसके लिए आसान है पैसा बनाना और आसान है पैसा खर्चा करना, लेकिन हैबिट अच्छी नहीं है ना। अगर वो रोज 20 रुपए, क्या आपको लगता है 20 रुपए नहीं बचा सकता रोज? जो बंदा 1000 रुपए रोज बना रहा है, 2% बनाए, 3% बचाए, निकाल के रखो। मैं तो ये भी बोलता हूँ लोगों को कि कोई भी स्वीट की शॉप है, जब मैं बनिया हूँ तो हमारे घर में दुकान है, मेरे बड़े भाई लोग, सब लोग, अगर 1000 रुपए जिस दिन तुम्हारा आइटम बिक गया पूरे दिन भर का या दोपहर के पहले तक, 50 रुपए निकाल के किनारे रख देने का। तुमको पता चलना चाहिए कि 950 रुपये ही हमने आज बनाया है। उसी में अपना पूरा काम करो, आप 4 साल में रिच बन जाओगे। सर, मैं इसमें एक स्टोरी बताना चाहूँगा मेरे लाइफ की छोटी सी। हाँ, मैं भी 20 साल के से पहले ही काम धंधे पे लग गया था। तो मेरे चाचा जी ने मुझे एक एडवाइस दी थी, तुम रोज़ जो कमाते हो, एक सहारा कलेक्शन हाँ, 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 हाँ। बोले 200 रुपये इसको देते जाना बस। हाँ। तो क्योंकि चाचा ने बोला था तो करना ही था, बात खत्म हो गई थी, पत्थर की लकीर थी। 1.25 साल 1.5 साल बाद जब उसकी मेच्योरिटी हुई तो मेरे पास एक साथ मेरे हाथ में 2.5 लाख रुपए आए। मैं देख के दंग रह गया, क्या 200 रुपये की पावर, पर डे 2.5 लाख रुपए। सोचो आप। मतलब अभूतपूर्व काम हुआ वो मेरे लिए। और वही अगर आज रोक करके आज 20 साल बाद करते, कम से कम 5 करोड़ होता। एग्जैक्टली। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आप लोगों को और सिखाते 200 रुपए आपको चुभता भी नहीं है। नहीं चुभता। 50 रुपए नहीं चुभेगा, 100 रुपए नहीं चुभेगा। 1000 रुपए के गले में 200 रुपए नहीं चुभता, 2000 के गले में 200 नहीं चुभता, 3000 के गले में 200 नहीं चुभता। बहुत छोटी रकम है। हाँ, ठीक है सर, तो आप पहला स्टेप बता रहे थे। तो सबसे पहले आप पैसा बना रहे हो तो सबसे पहले तो एक ही काम करना है कि पैसा ज़्यादा कमाने पर फोकस करना है। लेकिन पैरेलली अगर आपने मैनेजिंग और इन्वेस्टिंग और मल्टीप्लाई पे काम नहीं किया तो काम नहीं कर। और प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने जैसे 7 स्टेप्स आपको पहले बताया, 10% आप निकाल के रख दो। इसके बाद में वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है? अपने रिटायरमेंट कॉर्पस पे, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक पे। उसकी मैं पूरी ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे कैसे अपना पूरा आपको पोर्टफोलियो बनाना है, कि गोल्ड में 10% कौन सा लेना चाहिए, ETF लेना चाहिए कि इंडेक्स वाला लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड कौन कौन से लेता ना, वो भी बता दे रहा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो पैसा आपको जिंदगी में कभी चाहिए नहीं होगा, टिल द एज ऑफ 60 वहाँ लगाना चाहिए, टैक्स कैसे बचना चाहिए और इंश्योरेंस लेना चाहिए, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले बात है कि पैसा सेव करना चाहिए। इसके बाद में होता है मैनेज कैसे करो। मैनेज में भी आपको ये सोचना है कि अगर हमारे पास में 1 लाख रुपए है तो उसको खर्चे के, अगर हम मान लेते हैं कि 60,000 रुपये खर्चा होता है, 60,000 रुपये को भी 3 में डिवाइड कर दो। उसमें पहला होता है एक नीड, दूसरा होता है एक वांट और तीसरा होता है इन्वेस्ट। मतलब क्या है कि नीड मतलब 50 से 60% तो पैसा आपका नीड में चला जाएगा, खाना पीना। वांट का मतलब होता है जो लग्जरी आइटम चाहिए आपको, मोबाइल फ़ोन लेना है, घुमाना है, ट्रैवल करना है, ये सब चीज़ें वांट में आ जाती हैं। और इसके बाद में जो भी पैसा 20% है वो आप इन्वेस्ट करो।
तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूला है। मेरे कहने का मतलब हमेशा यही रहता है कि इन्वेस्टिंग भी आपको लर्निंग करनी है। स्टॉक मार्केट कहाँ बढ़िया काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड कैसे काम कर सकता है, लोन कैसे काम कर सकते हैं, टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आए, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन से भी पैसे कैसे बना करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ भी पर्सनल फाइनेंस में मैं सिखाता रहता हूँ लोगों को। ये पहला स्टेप है इन्वेस्टिंग में। अब आप बहुत बड़ी चीज़ें, अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए है तो आप उसमें 7-8 चीज़ें सीख सकते हो। म्यूचुअल फंड सीख लिया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हो। बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में बोलते हैं कि सीख सकते हो, लेकिन मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं अगर आपका कोर बिलीफ ये नहीं है कि आप पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हो। रियल एस्टेट से आप रेंटल इनकम बना सकते हो, वो थोड़ा थोड़ा पैसा बना करके आना चाहिए आपको। गोल्ड और सिल्वर में भी आप लगा सकते हो, उसको प्लेस करके भी पैसे बना सकते हो। म्यूचुअल फंड को भी प्लेस करके 5% 7% एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हो। तो इस तरीके से तो मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, जितना पैसा आप बना रहे हो उसको अपने पेपर पेन पे लिख लो। उसमें ये देखो कि आप अगर 1 लाख रुपए बनाया है तो आपका पैसा कितना खर्चा हो गया, उसको खर्चा करने वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा 20% पैसा बचा, अब 20% को अपने ऊपर खर्चा करना है और अपने फ्यूचर के गोल्स पे खर्चा करना है। अब अपने ऊपर अगर खर्चा करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कौन सा बिजनेस करने वाला हूँ, फ्रीलांसिंग करने वाला हूँ, पार्ट टाइम करूंगा या फुल टाइम करूंगा। जो मैंने काम किया, 11 बजे ऑफिस पहुंचता था मैं और रात में 9 बजे निकल आता था ऑफिस से। 10-12 घंटे का मैं नौकरी करने के बाद में घर जब आता था तो फिर अपना क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया अपने कैमरे के साथ में बैठता था, शूटिंग करता था। 2 घंटा आपको रात में, अच्छा 10% खाली आपको सेव ही नहीं करना है, 10% आपको अपने एजुकेशन पे खाली लगाना ही नहीं है, आपको 10% अपने लाइफ के टाइम को भी इन्वेस्ट करना है। तो 10% अगर आपने इन सब चीज़ों में लगाया तो आपकी एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएगी। तो जब म्यूचुअल फंड में आप लगाते तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गोल्ड में लगा दिया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये धीरे धीरे आप बनाते रहो। और रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए आप एनपीएस में तो डाल ही रहे हो, पीपीएफ में डाल ही रहे हो, तो वो सब करते रहो। और घर लो ही मत अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि घर में 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 1 करोड़ के घर में 20 लाख देना पड़ेगा। 20 लाख तो मिडिल क्लास आदमी तो बचा ही नहीं सकता आज के दिन में। ज्वेलरी बेचोगे, मम्मी पापा से मांगोगे, दोस्तों से मांगोगे, या फिर पर्सनल लोन लोगे तो लोन की ईएमआई के साथ में इन लोगों के भी कचरे साफ करने पड़ेंगे। वहां से आपके पास प्रेशर हो जाता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग जो है ना सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रेशर लेकर के आप क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हो। गॉट योर पॉइंट। तो पहला आप ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं? ट्रेनिंग में मैं सिस्टम सिखाता हूं कि किस तरीके से आपका बजटिंग का सिस्टम होना चाहिए। 3 सिस्टम सिखाता हूं। पहले तो आप पिगी बैंक में पैसा डालना शुरू करोगे, एक एसआईपी शुरू कर दो। इसके बाद में अपनी घर में आपको हर महीने एक नेटवर्थ कैलकुलेटर देता हूं। नेटवर्थ क्या होता है कि असेट माइनस लायबिलिटी, जितनी हमारे पास में दौलत है, हमारे घर में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, सोना चांदी लैंड सब कुछ मिला करके जो भी हम बेच सकते हैं, अगर मैंने सब कुछ बेच दिया और लोन है हमारे पास में 4-5 लोन है, 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी है, तो जो भी हमने अपनी घर में चीज़ें हैं, असेट है, असेट माइनस लायबिलिटी विल गिव यू द नेटवर्थ। और नेटवर्थ ही आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, 2018 में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, मिलियन माई इंटेंसिव। उसमें एक मेरे को नेटवर्थ कैलकुलेशन शीट मिली थी, मिलीनियर माइंड इंटेंसिव। हाँ, मिलियन एमएमआई करके था। उसका पूरा एक फॉर्मेट हमारे पास था। 2018 फरवरी या मार्च में मैंने वो अटेंड किया था। आज 60 से 70 महीने हो गए हैं, आज तक ऐसा महीना नहीं हो जिसमें मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। जब मैं 5 लाख रुपए पर था तब से लेकर के कितना, करीब 7-8 साल हो गया लगातार मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो जब आप फोकस करते हो अपनी एसेट पे तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप लायबिलिटी पर फोकस ही नहीं करते हो, धीरे धीरे डायल्यूट हो जाती है। बजटिंग काम करो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बैठो, कितना महीना का खर्चा है, बजटिंग करो कि इस महीने में कितने फेस्टिवल आ रहे हैं, इस महीने बच्चे का फीस में कितना जाएगा, इस महीने में कोई ज़्यादा काम का पैसा तो नहीं है, वांट में कितना पैसा लगेगा। हस्बैंड वाइफ के पहले 3 तारीख तक बैठना चाहिए, पूरा घर का बजटिंग करो। देखो मैं बोलता रहता हूँ, जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है वो प्रॉब्लम डिजॉल्व हो जाती है। तो जब बजटिंग कर लिया हस्बैंड वाइफ के साथ में तो घर में शांति आ गई, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। इसके बाद में आपने अपने पिगी बैंक में 5,000 रुपये 10,000 रुपये डालना शुरू कर दिया। इसके बाद में थर्ड बोलता हूँ असेट कैलकुलेटर, असेट माइनस लायबिलिटी जब आप कैलकुलेट करते हो, ये सिस्टम मैंने बना के रखे हैं, तो मैंने आपको दे देता हूँ, आप अपने घर में परफॉर्म कर दो। फोकस हमारा हमेशा रहता है मल्टीप्लिकेशन में। स्टॉक मार्केट सीखिए, म्यूचुअल फंड सीखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो आप म्यूचुअल फंड के, इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूटर। 1500-1500 रुपये में लाइसेंस लेकर के सब लोगों को आजकल म्यूचुअल फंड चाहिए, बनो, वहाँ से पैसे सोर्स कर। तो हम उसको सिखाते हैं कि कैसे आप 5-7 सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। ट्रेनर बनना चाहते हो, मैं आपको बना सकता हूँ। आपके पास में ट्रेनिंग की क्वालिटी है, पब्लिक स्पीकर हो, नहीं भी हो, आप खाली बात, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं। टीचर क्या होता है, खाली बात ही तो करता है। तो आप ट्रेनिंग कोचिंग में जा सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाओ, हेल्थ सिखाओ, योगा सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, बिजनेस सिखाओ, कुछ भी सिखाओ। हाँ, ये सब ऐसी स्किल है कि 6 महीने आप मेहनत कर लोगे तो आप सिखा सकते हो। हाँ, और अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस आपको सेल करना है ना। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, अगर क्लास 10th में हो तो क्लास 8th के बच्चों को तो आप सिखा ही सकते हो ना, तो शुरू कर दो। तो वहाँ पर से आपका पैसा आएगा, फिर उसको आप फिर से इन्वेस्ट करोगे, तो ये पूरी की पूरी चक्री का। फिर इसके बाद में मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ पर्सनल ब्रांड पे काम करो। आई हैव वर्ड अलॉट इन पर्सनल ब्रांड। मैं रॉबर्ट कियोसाकी से मिला, केन होंडा से मिला,
टोनी रॉबिन्स से अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं। अभी कोलंबो गया था, वहाँ से मिल के आया। पहले 3 साल मेरे को बाहर का एक्सपोजर नहीं था। 2021, 22, 23, 2024, 25 में मैंने करीब 12-15 कंट्री घूम करके विदेशों का एक्सपोजर लेना शुरू किया। विदेश में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है, अब वही मैं बेच रहा हूँ। आज हमारी बुक जो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉरवर्ड हैज़ बीन रिटन बाय केन होंडा, इंडिया में किसी ने नहीं किया, वो उनको अपनी इवेंट में बुला चुका हूँ। तो ये जब बड़ा ब्रांड बनाते हो आप, पैसा खर्चा होता है, लोगों के दिमाग में परसेप्शन जाता है, तब लोग आपके पास आते हैं। और हवाबाजी की बात नहीं है, बात यह है कि आप वैल्यू भी दे रहे हो और अपना भी दिखा रहे हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आप भी करो, मैं भी ये कर रहा हूँ, वो भी करो। जब हम लोग बात कर रहे हैं, कोई बंदा 20,000 रुपये का अपना स्टूडियो सेटअप कर सकता है, अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकता है, यूट्यूब पर रील्स डाल सकता है, यूट्यूब पर डाल सकता है, शॉर्ट डाल सकता है। तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, शुरुआत करते हैं तो फिर हम लोगों को मिल जाता है चीज़ें। तो संदीप जी, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, बहुत सारे आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो आपकी कौन कौन सी बुक्स आपने लिखी हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ऑडियंस को बता दें। और यदि आप ये बुक्स खरीदना चाहते हैं तो मैं अमेज़ॉन में हमारी लिंक दे दूंगा। अभी अभी मैंने सर से सीखा है एफिलेट कैसे करना चाहिए, तो मैं सर से एफिलेट लिंक लेके दे दूंगा। तो आप बुक खरीदेगा, मैं भी अपनी एक नई सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा। Absolutely। क्योंकि जो सीखा उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए। Absolutely। तो अमेजोन से ही कम से कम मैं 3,000-4,000 महीने का बनाता हूँ। तो पॉइंट क्या है ना, जब हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर लेने में क्या बुराई है, खाली अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने सबसे पहले किताब लिखी 2021 में, वेल्थ मास्टरी, अमेजॉन नंबर 1। वो पूरी पर्सनल फिनेंस पे, उसमें मैंने 12 कोटेशंस दिए हुए, आपके लाइफ चेंज कर देंगे। मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा, वेल्थ मास्टरी। दूसरी मैंने किताब लिखी 108 वेल्थ एक्सेलरेटर जर्नल। उसमें अगर आप 108 दिन में आपको खाली 108 पन्ने भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक, बस 5 मिनट लगता है एक दिन में। 5 मिनट बैठ करके आपको जर्नलिंग करनी है, खत्म। 4-5 क्वेश्चन वो करने हैं। वो दूसरी किताब लिखी। तीसरी हमने लिखी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ये है कि मेरी पूरी लाइफ स्टोरी है कि मैंने हर क्षेत्र में कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग करा। मेरा गोल्ड का काम, मेरा रियल एस्टेट का काम, मेरा बिजनेस का काम, मनी माइंडसेट, सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें। खाली पैसे से ही मतलब नहीं है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी हमारी एक बुक आ रही है द 100 इराज ऑफ वेल्थ। और इसके अलावा मेरी एक और बुक आ रही है, पूरी एक 24 की सीरीज़ निकालूंगा जिसमें किड्स फाइनेंशियल एजुकेशन पे आ रहा है। सैंडी एंड क्रो करके एक बुक आ रही है। तो सैंडी, मेरा नाम संदीप है, तो सैंडी और क्रो के बारे में जो बच्चों की कौवा वाली कहानियाँ है, तो उस तरीके की 24 बुक्स निकालने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स के लिए हम लोग और भी बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का सोर्स है। तो ये बुक बिकेगी, प्लस बुक लिखवाने में भी हेल्प करता हूँ, तो वहाँ से भी पैसा बनते हैं। तो पर्सनल ब्रांड जो मैंने आपको बताया, तो ये सब तरीके हैं जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हो। तो बस संदीप भाई, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा। इंसान को लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए? क्योंकि बड़े लोग तो ये बोलते हैं कि मैं लोन लेके ही रिच बनाऊं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने लोन लिया हुआ है। तो लोन लेने का सही फॉर्मूला या सही तरीका क्या होता है आपके हिसाब से? परफेक्ट। तो इसके 2 पहलू है कि वो गुड डेट है, बैड डेट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो लोन आपकी असेट क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है तो वो गुड डेट है। इसका मतलब है कि वो कंज्यूम नहीं हो रहा। जैसे हमने अपना 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसको बिजनेस में डाला, और उस बिजनेस से मैं 10 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट बनाऊंगा, 20 लाख बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा, तो ये हमको पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमने यही लोन मोबाइल फ़ोन खरीद लिया होता, 1 लाख रुपए लोन ही है वो, 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन, वो जैसे 1 लाख रुपए के लिए तो अगले साल वो 40-50 हज़ार रुपये का हो जाएगा। तो ये बैड लोन है। अगर हमको लेना ही है फ़ोन, तो हम ये फिर उसको नहीं कंपेयर करेंगे कि लोन है कि नहीं है, हमारी अपनी चीज़ें सेटिस्फाई होगी। जैसे लोग हॉलिडे पर जाते हैं तो कंज्यूम हो गया पैसा और लोन पे है। अगर उनकी इच्छा थी कि यार मेरे को खर्चा करना है, तो फिर इसको हम लोन बोलेंगे नहीं, तो फिर अपने कंजम्पशन के लिए आपने कर लिया, ओके। मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोन लेना है तो हमेशा ये याद रखो कि वो अगर अपने कंजम्पशन के लिए लेना है ना, और आप उसमें क्रिब कराई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो